हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 3 क्या होता है और इसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों फाइंड आउट करना है और कब हमें सी एफ प्लस पी आई निकालना है, इन सभी चीज़ों को हमने इसके टाइप 1 और टाइप 2 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसलिए अभी के क्लास में हम लोग उन डिटेल्स को स्किप करने वाले हैं और डायरेक्टली हम लोग आने वाले हैं कि टाइप 3 ऑफ पीआई कैसे समझेंगे कि वो टाइप 3 है और इसे हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर लीनियर और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, राइट। सो ऑल दोस क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं। तो हमारा इसका सोल्यूशन जो है y, वो हमारा होने जा रहा है वाई सी प्लस वाई पी, और वाई सी ही मेरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए राइट हैंड साइड को सिंपली हमें जीरो कर देना है और उसके बाद में हमें 3 स्टेप्स फॉलो करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देना है। फाइन, लेकिन सिंस हमारे राइट हैंड साइड में फंक्शन मौजूद है, इस वजह से हमें पी आई भी निकालना है, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। हमें मालूम है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो हमारा राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड होता है। मतलब इस केस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यू प्लस 8 होगा। तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो कि वाई पी है। टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें एनालाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड का फंक्शन हमें जज करना होता है। इस राइट हैंड साइड का फंक्शन कैसा है वो हमें बताएगा ये टाइप 1 2 3 4 क्या है। ओके, और हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, हमेशा हम लोग टाइप 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें मालूम है कि ये लेक्चर टाइप 3 के लिए है, तो ये टाइप 3 में ही आने वाला है। लेकिन हमेशा आप ट्राई करें, अपनी आदत बनाएं कि क्या ये मेरा टाइप 1 होगा। तो ये टाइप 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। ये टाइप 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें साइन कॉस मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हम लोग जो देखने वाले हैं कोई नई टाइप है और इस टाइप को हम लोग बोलते हैं टाइप 3। तो क्यों ये टाइप 3 है, इसका यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो जब मेरा टाइप 3 ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल रहता है तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा न्यूमरेटर है जो कि राइट हैंड साइड है, ये डिनोमिनेटर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने यहाँ पर किया है, करेक्ट। जहां पर जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल इन एक्स है। पॉलिनोमियल इन एक्स वाई जो कुछ भी रहेगा, टी या कोई भी वेरिएबल है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये टाइप 3 में आएगा। ओके, पॉलिनोमियल मुझे लगता है हमें अच्छे से पता है। अगर मैं जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का लिखूं तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, करेक्ट। ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा ये जो टर्म है उसमें x की पावर वो कुछ n माइनस 1 और इस तरह से बढ़ रही है, कम हो रही है। ओके, पॉलिनोमियल जो होता है उसका हाईएस्ट पावर x का जो होता है वो उसकी डिग्री बताती है। ये पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो n है। ओके, और जो कंडीशंस हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल के पावर जो होते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ही नॉन निगेटिव रहेगा। ठीक है, वो नॉन निगेटिव रहेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, वो नॉन फ्रैक्शनल रहेगा। ओके, सो पॉलिनोमियल का पावर हमेशा नॉन निगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल होता है। ओके, सो हमने समझ लिया हमारे राइट हैंड साइड के फंक्शंस को देखकर कि वो पॉलिनोमियल इन नेचर है। तब हमें उसको सॉल्व कैसे करना है उसका मेथड यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिवाइड करने वाले हैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से बाय राइटिंग 5x इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। मतलब जो न्यूमरेटर में x की पावर रहेगी उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो पावर कम होती चली जाएगी उसमें, और जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ d में लिखना है। मतलब d की पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उस तरह के फॉर्म में हमें लिखना है।
अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम देखेंगे वो डिसेंडिंग असेंडिंग के प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो हमें उसे प्रॉपर फॉर्म में डालना होगा। और जो क्वेश्चन रहेगा डिवीजन का, वही पीआई रहेगा। मतलब सपोज यहाँ पर मेरा कुछ डी स्क्वायर समथिंग, ये जो है हमारा डिनोमिनेटर है, हम इससे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को, जो कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है। तो जो भी हमारा यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन, यही हमारा पीआई, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही हमारा पीआई बनने वाला है। और जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा ही 0 रहेगा। तो रिमाइंडर हमेशा ही 0 रहेगा और ये हमारा पीआई बनने वाला है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ पीआई को निकालते हैं। तो यहाँ गिवन क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 8y इक्वल्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो ये मेरा टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 नहीं है, और ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। इस वजह से हमने समझ लिया कि ये पीआई का टाइप 3 है। ओके, सो पीआई का टाइप 3 हमें पता चल गया। और हमें जो इसका जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, तो हमें सबसे पहले CF निकालना होगा और उसके बाद PI निकालना होगा। तो CF के 3 स्टेप्स हमें मालूम है। फर्स्ट स्टेप D के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड स्टेप और देन थर्ड स्टेप। तो हमने जान लिया कि हमारा YC कैसे निकालना है। YC तो हमने निकाल लिया और हमें अब YP निकालना है। ओके, तो YP क्या होता है? YP जो होता है, जो कुछ भी हमारे राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, उसे हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और जो कुछ भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म्स है, उन्हें हम लोग लिखने वाले हैं। ये मेरा YP जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, फाइन। तो ये जो काम है वो हमें, कोई भी टाइप का PI है, वो हमें इतना तक तो हमेशा ही करना है। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है आपको रिकॉग्नाइज करना है टाइप ऑफ पीआई। आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये आपका टाइप 3 है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जॉब क्या है? टाइप 3 में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा टाइप 3 समझते कैसे हैं? वो पॉलिनोमियल इन नेचर रहेगा। करेक्ट, राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल इन नेचर है। तो हमें न्यूमरेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर को डालना है और हमारे डिनोमिनेटर के पावर को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो पहले हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें पावर ऑफ जो पावर ऑफ पॉलिनोमियल है वो मेरा असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। करेक्ट, फाइन। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर है। क्यों? क्योंकि पावर कम होते जा रही है। 1 का मतलब क्या है? एक्स का पावर 0, यहाँ एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 4, इसका मतलब ये पावर तो कम हो रही है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। ओके, डिनोमिनेटर में असेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर रहने का मतलब ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। करेक्ट, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये डी क्यूब प्लस, ये क्या है डिनोमिनेटर? डी क्यूब प्लस 8 डी टू द पावर 0। तो ये भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ही हो रहा है, कम हो रहा है। हमें इसकी पावर को बढ़ा देनी है, मतलब क्या करना है? 8 प्लस डी क्यूब कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि YP क्या है। न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में हम लोग 8 प्लस डी क्यूब कर दिए। तो 8 की, तो डी की पावर 0, डी की पावर 3, मतलब ये पावर बढ़ रही है। ओके, अब फाइनली हमारा काम क्या है? सिंपली हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। फाइन, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल डिवीजन हम लोग कैसे करने जा रहे हैं और हमारा पीआई आंसर आने वाला है। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? 8 प्लस डी क्यूब। क्यों यहाँ लिख रहे हैं? क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर है वो यहाँ लिखना है, जो भी न्यूमरेटर है उसे यहाँ लिखना है। लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लिखने के पहले उसकी पावर्स को अच्छे से जज कर लेना है कि वो हमारा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। जब इतना काम हमने कर लिया तो अब हमें इसे डिवाइड करना है। ओके, तो अब डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमें ऐसा कुछ यहाँ पर लिख देना है, ऐसा कोई भी चीज वैलिड जो हमें अभी खोजने जा रहे हैं, क्या लिखना है? ऐसा लिखना है जो कि हमें यहाँ पर आंसर x टू द पावर 4 दे। तभी हम इसे एक एक करके कैंसिल करते चले जाएंगे। मतलब 100% श्योर है कि यहाँ पर मुझे x टू द पावर 4 तो लिखना ही है। तो अगर मुझे x टू द पावर 4 यहाँ लिखना ही है, तो मतलब फर्स्ट टर्म से अगर हम कोशिश करें, फर्स्ट टर्म मेरा 8 है,
मतलब क्या करना है, 8 इंटू ए, ये ए मुझे मालूम नहीं है क्या होने वाला है, 8 इंटू ए मुझे x टू द पावर 4 देना चाहिए। ओके, ये सेम काम हम लोग नॉर्मल डिवीजन में भी करते हैं, करेक्ट। तो हमने क्या करना है, 8 इंटू ए इक्वल्स एक्स टू द पावर 4, मतलब हमारा a क्या होगा, a होगा x टू द पावर 4 बाई 8। ओके, मतलब मैंने समझ लिया कि यहाँ पर मुझे a के जगह पर लिखने की जरूरत है x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। फाइन, तो जब हमने वहाँ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 लिख लिया, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स गिवन है, यहाँ सिंस 2 टर्म गिवन है, तो हमें 8 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 8 करना है, जो कि ऑलरेडी हमने करके यहाँ पर x टू द पावर 4 लिखा है, फिर भी 8 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 8 हमें करना है पहले, और उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, फिर हमें डी क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 8 करना है। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, वो हमें डी क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 8 से समझना है। ओके, मतलब हमें अब जानना है कि डी क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 8 हमें क्या देगा, ये जो भी आंसर देगा उसे हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, प्लस माइनस डिपेंड करेगा उसके बाद में। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, डी क्यूब को हमें मालूम है, हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर देन अगेन डी ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 8, और हम क्या कर सकते हैं, मे बी हम 1 बाई 8 कॉमन निकाल लें क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी स्क्वायर डी ऑफ एक्स टू द पावर 4, करेक्ट, हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स टू द पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, मतलब 1 बाई 8 डी स्क्वायर 4 इंटू एक्स क्यूब। फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 और 2 1 बाई 2 कर सकते हैं, डी स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1 बाई 2 डी अगेन डी एंड देन एक्स क्यूब। तो 1 बाई 2 डी, ये क्या है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आपको क्या देता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3 बाई 2 आपने लिख लिया, डी को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 3 बाई 2 यहाँ है 2 इंटू एक्स। ओके, तो 2 2 गेट कैंसिल्ड, ये आपका हो गया 3 इंटू एक्स। फाइन, तो ये 3 इंटू एक्स ही हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। क्यों यहाँ लिखना है, क्योंकि ये डी क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 8 ही हमने निकाला है, जो कि 3x है, जो कि ये सिंस माइनस नहीं है मतलब प्लस लिखना है, यहाँ पर प्लस 3x हो गया। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करने की ज़रूरत है, वही जो हम लोग नॉर्मल डिवीज़न में भी करते हैं। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, सिंस यहाँ पर हमने इसे कैंसिल आउट किया, ओके, तो अब बना मेरा माइनस एक्स देन माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब सेम प्रोसेस हम लोग आगे भी फॉलो करने वाले हैं, और वो प्रोसेस क्या है, जब हमने देख लिया कि मेरे दो टर्म जो कि माइनस एक्स प्लस 1 है, उसमें फर्स्ट टर्म हमेशा ही सेम हमें लाने की जरूरत है, हमें ऐसा ही कुछ ऑपरेशन करना है जिससे हम यहाँ पर माइनस एक्स लिख दें, जो भी लिखा है मुझे यहाँ पर लाना है, ये मेरा जॉब है। ओके, तो ये कैसे आएगा, मतलब कहने का कि यहाँ पर मुझे सपोज यहाँ पर मैं प्लस लिख रही हूँ, वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस क्या होने वाला है, प्लस ए अगर मैं लिख रही हूँ, मतलब ये ए क्या होने वाला है जिसकी वजह से मेरा माइनस एक्स यहाँ आएगा। तो 8 इंटू ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा 8 है, तो हमें क्या करना है 8 इंटू ए हमें देना चाहिए माइनस एक्स। ओके, मतलब ए क्या होना चाहिए माइनस एक्स बाई 8। ओके, तो यहाँ पर अगर माइनस एक्स बाई 8 मैं लिख दूं तो उसकी वजह से मुझे माइनस एक्स मिल जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस एक्स बाई 8। ओके, तो माइनस एक्स बाई 8 मुझे क्या देने वाला है, माइनस एक्स यहाँ पर। फाइन, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो 8 इंटू माइनस एक्स बाई 8 है, ये x इंटू माइनस एक्स बाई 8 मुझे माइनस एक्स दे रहा है। अब मुझे जानना है कि डी क्यूब ऑफ माइनस एक्स बाई 8 मुझे क्या देगा। ओके, तो फिर डी क्यूब ऑफ माइनस एक्स बाई 8 मुझे निकालना है, जो भी आएगा मुझे यहाँ पर उसे फिल करना है। क्या मैं निकालने जा रही हूँ, डी क्यूब ऑफ माइनस एक्स बाई 8। ओके, तो सबसे पहले कि अगर मैं डी क्यूब ऑफ एक्स बाई 8 निकालूंगी तो वो मुझे 100% श्योर है वो मुझे 0 आंसर देने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर डी की पावर
क्यूब है और x की पावर अगर 3 से कम रहेगी, अगर x 1 है x 2 भी रहेगा तो वो हमें 0 ही देगा। तो हम लोग इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 लिख सकते हैं, या मैं आपको ये करके दिखा दूं कि कैसे ये हमें 0 देने वाला है। फर्दर आप जब करें तो आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो गया d क्यूब x/8, मतलब -1/8 मैंने बाहर निकाल लिया, d स्क्वायर ऑफ d ऑफ x, या फिर हम लिख सकते हैं d स्क्वायर d/dx ऑफ x विल गिव यू 1, मतलब -1/8 d स्क्वायर ऑफ 1, या फिर -1/8 d/dx ऑफ 1। तो d/dx ऑफ 1 तो आपको 0 देने वाला है, मतलब कंप्लीट टर्म आपका 0 बन गया। तो जब भी इसकी पावर x की पावर अगर 3 से कम रहेगी तो वो आपको 0 देगा। ये आपको अगर आप इस तरह के डिविजन्स करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको इतना सारा स्टेप करने की ज़रूरत ना भी आएगी, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने क्या करना है, ये हमने मान लिया, ये हमारा यहाँ पर कट गया और ये हो गया 1। फाइन, अब क्या करना है, अब मुझे कितने सारे टर्म्स बाकी हैं लेने के लिए, तो आप अगर ध्यान दें, जो कुछ भी आपका यहाँ, जो कुछ भी आपका इस क्वेश्चन में आ रहा है वो सारा ही एक्चुअली पीआई आ रहा है, राइट। पीआई ये आपके आंसर्स आते जा रहे हैं। ये आपका x⁴/8 माइनस x/8 तो ऑलरेडी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआई ही बन गया है, मगर एक और टर्म मुझे चाहिए, क्योंकि इस डिवीजन में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक और टर्म चाहिए, करेक्ट। तो उस टर्म को क्या हम यहाँ लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मुझे यहाँ पर +a चाहिए, ओके, मुझे जानना है कि ये a क्या है, तो उसे करने के लिए मुझे अगेन 8, जो मेरा पहला टर्म है 8 इंटू a, मुझे देना चाहिए 1, क्योंकि मेरा जॉब है यहाँ पर 1 लिखना, तो ये हमें 1 दे, ऐसा मैं क्या करूं, तो उस केस में मेरा a होगा 1/8, तो यहाँ पर a के बदले मैं लिख दूंगी 1/8। ओके, तो 1/8 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है, उसके बाद मुझे क्या करना है, d क्यूब ऑफ 1/8 करना है, करेक्ट, क्योंकि 8 इंटू तो हमने कर लिया, अब मुझे d क्यूब ऑफ 1/8 भी करना है। तो d क्यूब ऑफ 1/8 अगेन सेम लॉजिक, अगर यहाँ पर पावर जो क्या कि x की पावर अगर 3 से कम है तो वो आपको 0 आंसर देने वाला है, करेक्ट। इस वजह से ये तो 0 हो गया, तो फाइनली आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है, या फिर जैसे आपके ये सारे टर्म्स मौजूद हो जाते हैं, तो आपको आंसर मिल गया, मतलब यहाँ पर मुझे मिल गया ये मेरा YP आ गया मेरा, ठीक है ना। तो दिस इज माय आंसर। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, d⁴x/dt क्यूब प्लस 3d² x/dt² इक्वल्स 1 + t। फाइन, तो हमें राइट हैंड साइड के फंक्शन को देखकर समझना है, क्या ये मेरा टाइप 1 है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, क्या ये मेरा टाइप 2 है, ट्रिगोनोमेट्रिकल नहीं है, क्या ये मेरा टाइप 3 है। तो हाँ, ये मैं पॉलिनोमियल कह सकती हूँ। क्यों मैं इसे पॉलिनोमियल कह सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा t की पावर 1 प्लस 1 इंटू टी की पावर 0, अगर मैं इधर से लिखना शुरू करूँ तो ये मेरा इस तरह का टर्म है। तो फाइन, ये मेरा टाइप 3 ऑफ पीआई है। अब इसे निकालने के लिए मुझे क्या करना है, पीआई पहले CF निकालना है, करेक्ट, और तब मुझे पीआई निकालना है। तो CF जो होता है वो तो हमने 3 टर्म्स, स्टेप्स 3 होते हैं हमारे, और हमने उसे निकाल लिया, करेक्ट। यहाँ हमें ध्यान देना है ये dx/dt है, तो जनरली dy/dx रहता है, लेकिन यहाँ पर dx/dt है, इस वजह से ये x रहेगा, करेक्ट। यहाँ पर मुझे x इक्वल्स xc प्लस xp लिखना होगा, जो कि हम लोग जनरली y इक्वल्स yc प्लस yp लिखते हैं। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये मेरा pi है, क्योंकि dx/dt है। फाइन, तो हमने xc निकाल लिया। अब मुझे xp क्या लिखना होगा, कुछ भी नहीं, कोई भी टर्म हो वो हमें राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है। यहाँ से मैं देख रही हूँ, वो मेरा मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। इतना काम तो मुझे हमेशा ही करना है, चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ पीआई हो, ये सारे स्टेप्स यहाँ तक तो हमेशा ही फॉलो करना है। उसके बाद हमें राइट हैंड साइड के फंक्शन देखकर, मतलब न्यूमरेटर देखकर समझना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने वो भी समझ लिया, ये मेरा टाइप 3 है, मतलब अब हमें पॉलिनोमियल डिवीजन करना है। लेकिन
उसके पहले हमें ये क्राइटेरिया भी मैच करानी है। जब मेरा पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो फिर हमें न्यूमरेटर में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर देना है और डिनोमिनेटर में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर देना है पॉलिनोमियल्स के। तो क्या ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर है पावर का? तो नहीं, क्योंकि ये मेरा t टू द पावर 0 है, ये t टू द पावर 1 है। तो मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कर दूं तो मेरा मतलब न्यूमरेटर में मेरा डिसेंडिंग और डिनोमिनेटर में असेंडिंग होना चाहिए। तो ये क्या होने जा रहा है? तब मुझे t+1 कर देना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है? तो नहीं, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में डाल दे रही हूँ। करेक्ट, 3d² + d³। मतलब अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस पॉलिनोमियल डिवीजन को करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल डिवीजन। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, जो भी मेरा न्यूमरेटर है उसे हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, और कंसिडर करके कि हमने पावर को सही से अरेंज किया है। यहाँ पावर असेंडिंग होना चाहिए, यहाँ पावर डिसेंडिंग होना चाहिए। फाइन, मतलब ये इस टाइप का होना चाहिए, पावर असेंडिंग इधर होना चाहिए, पावर डिसेंडिंग इधर होना चाहिए। ओके फाइन, सेम मेथड हम लोग फॉलो करने वाले हैं। मेरा जॉब है यहाँ टी लाना। ओके, ये टी यहाँ लाना चाहती हूँ, तो यहाँ टी लाने के लिए मुझे नहीं मालूम कि यहाँ मुझे क्या लिखने की जरूरत है। तो फर्स्ट टर्म को हमने a से यहाँ लिख दिया, 3d² ऑफ a शुड गिव मी t। ये मुझे इस तरह से मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a जो होना चाहिए t/3d² होना चाहिए। ओके, मेरा a मुझे पता चल गया, वो होना चाहिए t/3d²। मगर एक और बात है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है कि हमारा जो सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें d प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चाहे वो असेंडिंग, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, d उसमें नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या इसे करने वाले हैं, इस a को, ये एक्चुअली वैलिड है लेकिन हमने इसे d यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, a को लिखने वाले हैं t/3 और 1/d²। ठीक है ना, ये तो a हमारा यही चीज लिखा हुआ है। या फिर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 1/3 और 1/d, अगेन 1/d ऑफ t। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/d। हमने देखा था कि d हम लोग किसे कहते हैं, इस केस में d/dt है। करेक्ट, d जो है d/dt है। 1/d क्या है, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt है। ठीक है, 1/d इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, या फिर हम क्या करने वाले हैं, 1/3 1/d। हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ t dt हमें देगा t²/2, या हम लिखेंगे यहाँ पर t²/6, और फिर यहाँ पर है अगेन 1/d। तो इसे हम लोग किस तरह से लिखना चाहिए, हमें सपोज यहाँ मैंने 1/d लिख दिया, तो हमें इसे कैसे लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/6 बाहर निकाल लेंगे, 1/d ऑफ t², या फिर 1/6। अब 1/d t² क्या देगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt हमें t² का निकालना है, मतलब 1/6 t³/3 देगा। हमारे इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाई होता है और डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट ना, पावर उसमें कम होती है। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, ये हमें t³/18 दे रहा है। जब t³/18 टर्म में हम आते हैं, यहाँ हमारा अगेन कोई भी d टर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये हमारा फाइनल a हमें मिल गया। और हम लोग क्यों d टर्म नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ लिखने वाले हैं ये सारा मेरा आंसर है, यही मेरा पी है। तो पी या सोल्यूशन पीआई या सोल्यूशन हमें डी नहीं कंटेन करता है। करेक्ट, इसमें डेरिवेटिव्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, t³/18। ओके, जब मुझे यहाँ t³/18 मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, 3d² ऑफ t³/18 निकालना है, जो कि हमने उसे ही कंसिडर करके यहाँ t लिखा है।
यहाँ पर हमें फिर क्या लिखना है, इस वाले टर्म में हमें क्या लिखने की जरूरत है, जो मेरा डी क्यूब ऑफ 18 देगा, करेक्ट, वो यहाँ पर आने वाला है। मतलब डी क्यूब ऑफ 18 मतलब 1/18 मैंने बाहर निकाल लिया, डी स्क्वायर डी ऑफ टी क्यूब मतलब 1/18 डी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, या हम कह सकते हैं 1/18 डी स्क्वायर ऑफ व्हाट, ये हमारा आ गया 3t स्क्वायर। 3 और 18 हमारा 1/6 दे रहा है, डी ऑफ टी स्क्वायर, या फिर d/6 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, या फिर ये हमें देगा d/6 इंटू 2t, और हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ टी, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ टी। तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या देगा 1, मतलब ये आ गया 1/3। ये 1/3 मुझे कहाँ लिखना है, ये 1/3 मुझे यहाँ लिखना है, तो ये हमने लिख दिया 1/3 यहाँ पर। फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/3 आपको क्या देगा, 2/3 देगा। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट जॉब क्या है, हमें यहाँ पर आंसर, हमारा फाइनल आंसर एक्चुअली रिमाइंडर 0 मुझे चाहिए, राइट। उसके लिए हमें कुछ ऐसा यहाँ करना है जिस वजह से ये मेरा यहाँ पर 2/3 आ जाए, जिससे वो कैंसिल आउट होकर के 0 देने वाला है, करेक्ट। और यहाँ कुछ और टर्म है नहीं जो मुझे नीचे लाने की जरूरत है, और आप देखें भी क्या, आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म की जरूरत है पी के लिए, करेक्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, अब जो काम हम टी क्यूब प्लस 18 के साथ कर रहे थे, सेम काम मुझे यहाँ पर ए से करना है। ये ए क्या है मेरा, तो अगेन मैं फर्स्ट टर्म से कंसिडर करूँ 3d स्क्वायर ऑफ ए, मुझे 2/3 देना होगा, ठीक है। तो इस केस में मेरा ए क्या होगा, ए जो है 2/3 डिवाइडेड बाई 3d स्क्वायर, मतलब ये जो भी टर्म यहाँ हम लिखने वाले हैं वो मेरा फाइनल आंसर है, और फाइनल आंसर में डी नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो मुझे यहाँ से डेरिवेटिव हटाने की ज़रूरत है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2/9 को कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 1/d स्क्वायर, मगर 1/d स्क्वायर ऑफ व्हाट, कोई यहाँ पर मेरा वेरिएबल नहीं है, तो 1/d स्क्वायर ऑफ 1 मैं कह सकती हूँ, करेक्ट। मतलब 2/9 ऑफ 1/d ऑफ 1/d ऑफ 1 कह सकते हैं, 2/9 ऑफ 1/d ऑफ व्हाट, 1/d क्या हो जाएगा आपका, 1/d मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, किस चीज का, 1 का, या मैं लिखूं इसे 2/9 1/d इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, आपको क्या देगा, t देगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, ये मेरा हो गया 2/9, अगेन 1/d ऑफ t आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, किसका, t का। तो यहाँ आपका आ गया 2/9 t स्क्वायर बाई 2, मतलब t स्क्वायर बाई 9, करेक्ट। 2 और 2 गेट कैंसिल, t स्क्वायर बाई 9। तो ये t स्क्वायर बाई 9 क्या है, ये मेरा a है, और a कहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ, मुझे a पता चल गया क्या है, a है मेरा t स्क्वायर बाई 9। ओके, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, जब मुझे पता चल गया कि ये टर्म a जो है वो t स्क्वायर बाई 9 है, तो अब मैं फर्स्ट टर्म इवन सेकेंड टर्म दोनों के साथ इस ऑपरेटर को यूज करूंगी, मतलब 3d स्क्वायर ऑफ t स्क्वायर बाई 9 मैं निकालने जा रही हूँ, करेक्ट। और सिंस हमने निकाल दिया था इस वजह से हमें 2/3 पता है, फाइन। उसके बाद मुझे क्या करना है, डी क्यूब ऑफ टी स्क्वायर बाई 9 निकालना है, मुझे क्या करना है, जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, क्या लिखने वाली हूँ, डी क्यूब ऑफ टी स्क्वायर बाई 9। मगर हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं डी क्यूब निकाल रही हूँ, तो अगर ये वेरिएबल 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तभी मुझे कोई आंसर आने वाला है, अदर देन 0। अगर डी क्यूब निकाल रही हूँ और t की पावर 2 है, 1 है, तो ये मुझे 0 देने वाला है, क्यों, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट बन जाएगा, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्टली मैं 0 लिख दूंगी बिना इसे परफॉर्म किए हुए। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि डी क्यूब ऑफ टी स्क्वायर है, अगर ये टी क्यूब रहता या t4 रहता तो फिर मैं उसे परफॉर्म करती। अगर ये t है या फिर टी स्क्वायर है या सिर्फ 1 है, सपोज डी क्यूब ऑफ 1 है, तो भी मतलब सिंपली डी क्यूब था, करेक्ट, उस केस में भी ये मुझे 0 ही देने वाला है। ये मेरा इंटीग्रेशन के जैसा नहीं है, इंटीग्रेशन में अगर 1 है जो हमने अभी देखा था, तो वो मुझे
टी स्क्वायर बाई 2 सो ऑन वो बढ़ाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन जो है वो सिंस इसको कम करता जाएगा, इस वजह से पावर अगर कम है तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 0 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका रिमाइंडर 0 आ गया। आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जो भी यहाँ क्वेश्चन में है ये आपका फाइनल पीआई आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारा जो पीआई है वो यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 18, और तब हमने कॉमन लिया टी, और ये हो गया t+2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या उस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं, ये दोनों ही सही है। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।